हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जो कि बीएससी फाइनल ईयर फिज़िक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीएससी फाइनल ईयर फिज़िक्स का हम थर्ड पेपर कर रहे हैं। जी हाँ, हम थर्ड पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। आप कैसे बीएससी पार्ट थर्ड और भौतिक विज्ञान थर्ड, तो थर्ड पेपर को कर रहे हैं। और थर्ड पेपर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी, या फिर इंग्लिश में बोलें सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है जो कि है इसकी SCR। क्या है SCR? तो आपका क्वेश्चन क्या आता है, आपका 2017 में क्वेश्चन क्या आया था कि एक SCR की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए और इसका तुल्य परिपथ बनाइए और इसके अनुप्रयोग स्पष्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट जानेंगे, ये क्या है और इसको कंप्लीट समझेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम करीब हैं, आने वाले हैं भाई। जून के एंड तक हो ही सकते हैं, 10 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं, डेट आ जाएगी। तो बने रहिएगा चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं SCR को। देखिए, सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी को संक्षेप में SCR कहते हैं। सबसे पहले तो उसकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात कर ली। यह सिलिकॉन से निर्मित एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसमें डिस्टकारी तथा ट्रांजिस्टर दोनों के गुण होते हैं। तो यह सबसे पहली बात, तो सिलिकॉन से निर्मित एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसमें डिस्टकारी तथा ट्रांजिस्टर दोनों के गुण होते हैं। तो डिस्टकारी क्या करता है? रेक्टिफिकेशन। और ट्रांजिस्टर, अगर आपने ट्रांजिस्टर नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों के गुण होते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PNP और NPN दोनों। इसको थायरिस्टर या थायरॉयड भी कहते हैं। भाई थायरॉयड या थायरिस्टर करके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है कि थायरिस्टर क्या होता है, तो SCR की जगह थायरिस्टर आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, इसको थायरिस्टर या थायरॉयड भी कहते हैं। और इसका आविष्कार सन 1957 ईस्वी में किया गया था। अब आइए आगे जानते हैं। यदि PN संधि डायोड तथा NPN ट्रांजिस्टर परस्पर जुड़े हुए हों, यानी कि PN संधि डायोड और NPN, तो ध्यान से सोचिए कि PN संधि डायोड बोल दिया उसने और NPN बोल दिया, परस्पर जुड़े हों, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? PN-PN संरचना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी हमें? PN-PN संरचना प्राप्त होगी। क्योंकि देखो इनमें N कॉमन है। आप सोचोगे कि PN और PN ये 3 बार N हो गया, नहीं, ये PN NPN, तो इसमें ये वाला जो N हो गया वो कॉमन हो गया। तो PN संधि डायोड तथा NPN ट्रांजिस्टर परस्पर जुड़े हुए हों तो PN-PN संरचना प्राप्त होती है। इसमें 3 संधियाँ तथा 4 परतें होती हैं। अब इसके अंदर 3 संधियाँ होंगी और 4 परतें होंगी, अभी डायग्राम में समझाऊंगा। किसी SCR को हम PN-PN संरचना के तुल्य माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संरचना। तो संरचना के बारे में अगर बात करें तो सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी सिलिकॉन से निर्मित एक ऐसी युक्ति है जिसमें 3 संधियाँ, 3 टर्मिनल तथा 4 परतें होती हैं। अब इसका डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसका डायग्राम जो है वो ऐसा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर उसने बोला सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी सिलिकॉन से निर्मित एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 संधियाँ तथा 3 टर्मिनल तथा 4 परतें होती हैं। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर संधियाँ कितनी हैं? अब संधियाँ भाई किस किस के अंदर होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो, ये एक PN संधि हो गई, तो यहाँ पर एक बीच में अवच्छय परत जहाँ जहाँ बन रही होगी, है ना। अगर ये सब नहीं पता है तो पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप पुरानी वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, ये PN है तो एक संधि ये हो गई इनके बीच की, एक NP हो गई, इनके बीच की संधि एक ये हो गई, और एक PN हो गई, इनके बीच की एक संधि हो गई। तो ऐसे करके 3 संधियाँ हो गई। ठीक है, 3 संधियाँ और 3 टर्मिनल बोला उसने। अब 3 टर्मिनल्स क्या, 3 पोल्स निकलेंगे यहाँ पे। एक पोल ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, और एक एक्स्ट्रा में ये निकल रहा होता है, जिसे हम गेट कहते हैं। अभी समझाऊंगा आगे। तो ये 3 हमारे टर्मिनल हो गए, है ना। और 4 परतें होती हैं। अब भाई 4 परत कैसे हो गई इसकी, तो 4 परतें ही तो हो गई हमारी। देखिए ध्यान से, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारी 4 परतें हो गई। तो अगर हम बात करें कि ये 4 परतें NPN विन्यास में व्यवस्थित होती हैं, तो ये 4 परतें जो होती हैं वो NPN विन्यास में व्यवस्थित होती हैं। 3 टर्मिनलों में से एक टर्मिनल P परत से, तो 3 टर्मिनल में से अगर एक टर्मिनल को देखें तो एक तो भाई P परत से निकला हुआ होता है ना। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसको देखिए, 3 टर्मिनल, तो एक तो P से निकला होता है, एक N से निकला होता है, और एक बीच में जो हमारा P है, यहाँ पर देखिए N परत से, तथा तीसरा टर्मिनल भीतर वाली P परत से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला। इन टर्मिनलों को क्रमशः एनोड, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं, तथा इसको गेट कहते हैं। इस वाले को गेट का कार्य SCR को नियंत्रित करना होता है। गेट का कार्य क्या होता है? SCR को नियंत्रित, कंट्रोल करेगा। आप कैसे करेगा वो आगे चल के पूरी प्रोसेस को देखेंगे। चित्र A,
सबसे पहले इसको देखें, ठीक है। में SCR की संरचना PN विन्यास में प्रदर्शित है। इसमें 3 संधियों को क्रमशः J1, J2, J3। अब देखो ये J1 है, ये J2 है, J3 है। J क्यों रखा? क्योंकि J का मतलब होता है जंक्शन, जंक्शन मतलब संधि। तो J1, J2, J3 द्वारा तथा 3 टर्मिनलों को क्रमशः A एनोड, C कैथोड व G गेट द्वारा दर्शाया गया है। चित्र B में SCR का प्रतीक प्रदर्शित है। तो देखो इस तरीके से ये B, देखो भाई ये P है एंड में, तो ये P हो गया। ये N है तो इधर ये N हो गया, और बीच में से एक वो निकल रहा है गेट, तो यहाँ पर एक गेट निकाल के दिखा दिया, तो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कार्यविधि। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है कि कार्यविधि क्या होती है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए SCR की कार्यविधि का अध्ययन निम्न 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला, फर्स्ट, जब गेट खुला हो। अब गेट कैसे खुला होगा, मतलब क्या है ये मीटर, तो देखिए ये समझते हैं। चित्र में प्रदर्शित SCR परिपथ में गेट को खुला दिखाया गया है। अब ये डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अभी ऊपर जो था, हमने क्या किया, हमने बस इसके साथ में बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और साथ में जो गेट था, भाई इधर निकाल लो चाहे उधर निकाल लो, गेट निकाला, इसमें वोल्टेज नहीं लगाई हमने, है ना, गेट में हमने वोल्टेज नहीं लगाई है। तो देखिएगा चित्र में प्रदर्शित SCR परिपथ में गेट को खुला दिखाया गया है, अर्थात गेट पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया गया है। इस स्थिति में संधि J2 पश्च अभिनति में होती है। इस स्थिति में जो संधि J2 होती है ना, वो पश्च अभिनति में होती है। अब कैसे होती है उसको मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो J2 है ना, ये J2 है, ये क्या अग्र अभिनति में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस ये जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस को हमने किससे जोड़ा है, हमने प्लस को P से जोड़ा है, P को पॉजिटिव से जोड़ा है ना, और N को नेगेटिव से जोड़ रखा है। जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं अग्र अभिनति में होती है। क्या होती है, अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइजिंग होती है। क्लियर है मेरी बात। अब फॉरवर्ड बाइजिंग यहाँ पर तो हो गई, तो सोचिएगा फॉरवर्ड बाइजिंग जब यहाँ पर होगी तो यहाँ के जो कोटर होंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की तरफ जाएंगे। इधर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ के कोटर उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं और कोटर इनकी तरफ जा रहे हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रही होगी कि P इधर की तरफ जा, ये जो कोटर होंगे इधर की तरफ जा रहे होंगे। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो N है यहाँ पर नेगेटिव आया, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो P उनकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अवच्छय परत होती है, अवच्छय परत अगर आपको नहीं पता तो पता करिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि अवच्छय परत जो है वो कमजोर हो रही है। कमजोर हो रही है इसका मतलब अग्र अभिनति में ये वाली प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ रही है। जब अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये पश्च अभिनति में। ये कैसी अभिनति में, पश्च अभिनति में। तो ये कैसी है, अग्र अभिनति। ये कैसी है, अग्र अभिनति, यानी कि J1 और J3 तो अग्र अभिनति में है, लेकिन J2 से हम देखें इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं, कोटर दूर हो रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं संधि पर, इस संधि पर पास आ रहे हैं, संधि पर पास आ रहे हैं, संधि से दूर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि J2 संधि कैसी है, पश्च अभिनति में। और जब पश्च अभिनति में इन सब में से एक संधि पश्च अभिनति में है तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। तो J1 व J3 अग्र अभिनति में होती हैं। देखो इस स्थिति में संधि J2 जो है वो पश्च अभिनति में होती है, जबकि संधियाँ J1 व J3 अग्र अभिनति में होती हैं। अतः लोड प्रतिरोध RL से कोई धारा नहीं बहती है। तो हम इस लोड प्रतिरोध RL को देखें तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला रास्ता तो बंद हो गया, क्योंकि फ्लो चाहिए था हमें, सब में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि RL जो है उसमें कोई भी धारा नहीं बहती है, तथा SCR संस्तब्ध अवस्था में होता है, कट ऑफ स्टेट में होता है। कट ऑफ स्टेट में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। इसे ऑफ स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ऑफ स्थिति कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे जब आरोपित वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज लगाई गई है ना, इसको हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ये वाली जो वोल्टेज लगाई थी हमने, इसको धीरे धीरे करके इसके मान को बढ़ाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और ज़्यादा बढ़ेगा और ये नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये और ज़्यादा बढ़ेगा, जब ये और ज़्यादा प्रेशराइज करेगा इसको, तो जब और ज़्यादा वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो होगा क्या, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि पश्च अभिनति संधि J2 का भंजन हो जाता है। आपको पता होगा कि रिवर्स बाइजिंग में, अगर आपने रिवर्स बाइजिंग नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिएगा, कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखिए उसको, है ना, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप एक चीज़ समझिएगा ध्यान से कि हम यहाँ पर देखें, अगर हम वोल्टेज को मान को बढ़ाते जाएँ, है ना, आराम से देखिए, वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएँ, वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इधर जाएंगे, ये कोटर और ज़्यादा इधर जाएंगे। तो ये जब इधर ज़्यादा जाएंगे, इधर ज़्यादा जाएंगे, तो क्या होगा, भंजन की स्थिति आ जाएगी। जब भंजन की स्थिति आ जाएगी तो जब J2 जो होगा वो J2 का भंजन हो जाएगा,
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन आ जाएगी। अब लोड प्रतिरोध RL से बहुत अधिक धारा बहती है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर जो कोटर है, कोटर इधर की तरफ गति करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करने लग जाएंगे, और जब ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ये सब किसी को नहीं देखेंगे, कोटर इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इसमें गति होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो बिल्कुल धारा नहीं बह रही थी लोड प्रतिरोध में, लेकिन अब ज़्यादा वोल्टेज कर दी तो इस लोड प्रतिरोध से धारा बहने लग गई, और जब धारा बहने लग गई लोड प्रतिरोध से तो हम कह सकते हैं तथा SCR संतृप्त अवस्था में होता है, इसे ऑन स्थिति कहते हैं। अब कैसी कंडीशन हो गई, ऑन स्थिति, लेकिन अभी भी गेट क्या है, खुला हुआ है। गेट जो है हमारा खुला हुआ है, इसमें कोई भी वोल्टेज हमने नहीं जोड़ी है ना, ये केस चल रहा है, ठीक है। ऑन स्थिति होती है। ऑफ स्थिति में SCR की प्रतिबाधा बहुत अधिक होती है। अभी हमने देखा था कि अगर हम देखें ऑफ था, ऑफ स्थिति मतलब जब हमारी ये J2 जो था वो कैसा था, अग्र अभिनति में नहीं था, पश्च अभिनति में था, और बंधन नहीं हुआ था, तो ये कैसा था, ऑफ था। लेकिन ऑन स्थिति में क्या हुआ, धारा बह गई, तो ये इसकी प्रतिबाधा कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ये इसको हमने प्रतीक चिन्ह की तरह बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट लगा दिया जो ऊपर था ना हमारा ये प्रतीक चिन्ह, इसको हमने बस यहाँ पर लगा दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। आई होप आपको इतना बात समझ में आया। एक और चीज़, न्यूनतम आरोपित वोल्टेज जिस पर बिना गेट वोल्टेज के SCR में बहुत अधिक धारा बहती है, अग्रभंजन वोल्टेज कहलाता है। क्या बोला उसने, न्यूनतम आरोपित वोल्टेज मतलब वह कम से कम वोल्टेज जिस पर बिना गेट वोल्टेज के, मतलब गेट वोल्टेज है ही नहीं, गेट पे कोई वोल्टेज नहीं है, SCR में बहुत अधिक धारा बहती है, SCR में बहुत अधिक धारा बहती है, तो अग्रभंजन वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक ओवर वोल्टेज कहलाता है। धारा का अधिकतम मान लोड प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो धारा का जो अधिकतम मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लोड प्रतिरोध R पर डिपेंड करता है। ओम के नियम से आप देख सकते हैं। SCR के ऑन स्थिति में रहने की तक धारा का प्रवाह जारी रहता है। अगर वो ऑन स्थिति में तो भाई धारा बहती रहेगी, लेकिन SCR को ऑफ स्थिति में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थात SCR में धारा को शून्य करने के लिए आरोपित वोल्टेज को शून्य तक घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इसमें करंट फ्लो करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया, अब भाई हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, धारा को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को शून्य तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये खुला वाला बात समझ में आई हो। अब आते हैं कि जब कैथोड के सापेक्ष गेट धनात्मक होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि कैथोड के सापेक्ष गेट जो होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कैथोड था हमारा, ये जो है हमारा कैथोड है, और कैथोड के सापेक्ष जो गेट है वो कैसा है, धनात्मक है। अब की बार इसमें सेल लगा दिया हमने, अब की बार खुला हुआ नहीं है, अब की बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इस वाले पार्ट को भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिए ध्यान से। देखिए, जब कैथोड के सापेक्ष गेट धनात्मक होता है, चित्र में प्रदर्शित SCR परिपथ में गेट को कैथोड के सापेक्ष अल्प धनात्मक विभव पर रखा गया है। तो हमने जो डायग्राम देखा है आपने, उसमें क्या है, SCR परिपथ में गेट को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज पर रखा गया है। इस स्थिति में भी संधि जो J2 है वो पश्च अभिनति में होती है। तो देखो प्रोसेस तो अभी वही वाली चलेगी, अभी प्रोसेस क्या चलेगी, वही वाली चलेगी। ध्यान से समझिएगा कि जो J2 है वो तो कैसी रहेगी, पश्च अभिनति में ही रहेगी, ठीक है। तथा संधि जो J3 है वो अग्र अभिनति में होती है। अब J3 जो है वो अग्र अभिनति में हो तो पहले भी थी, अतः SCR को ऑफ स्थिति में कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई धारा नहीं बहेगी, तो ये ऑफ स्थिति में होगी। अभी आपने समझा सब कुछ। जब गेट वोल्टेज लगाया जाता है, अब अपने गेट वोल्टेज को लगा दिया, तो N परत से इलेक्ट्रॉन बाईं ओर और P परत से होल दाईं ओर गति करते हैं। देखो, इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन J3 से संधि J2 की ओर आकर्षित होते हैं तथा गेट धारा बहने लगती है। अब होता क्या है, होता ये है कि इसके कारण ये होता है कि यहाँ पर हमने ये प्लस से करंट फ्लो कराया है ना, और ये माइनस है भाई हमारा, ये क्या है हमारा, ये माइनस है। तो माइनस को देखें, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पुश हो रहे हैं और इधर से पॉजिटिव और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो भाई नीचे से तो मिल ही रहा था वोल्टेज, लेकिन ऊपर से यहाँ से भी वोल्टेज मिल रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संधि J3 से संधि J2 की ओर आकर्षित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है और यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो किसकी तरफ हो जाएंगे, वो J2 की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, J2 की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। तो J2 की ओर आकर्षित होते हैं तथा गेट धारा बहने लगती है। जैसे ही गेट धारा बहती है, एनोड धारा बढ़ती है। एनोड धारा का मान क्या होगा, इधर वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा भी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ती जा रही है। बढ़ी हुई एनोड धारा के कारण संधि J2 पर और अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो J2 पर और ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिससे गेट धारा और बढ़ती है ना, ये चीज़ हो रही है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और कुछ समय में से संधि जो J2 है उसका भंजन हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा नहीं झेल पाएगी वो, जिससे SCR से बहुत अधिक धारा बहने लगती है। अब SCR को ऑन स्थिति में कहा जाता है, तो इससे SCR को अधिक ऑन स्थिति में कहा जाता है। अब SCR से
एक बार धारा बहना शुरू होने पर गेट का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब कंट्रोल खो दिया भाई हमने, है ना, नियंत्रण समाप्त हो गया। तो गेट वोल्टेज को हटा लेने पर भी एनोड धारा नहीं घटती है, क्योंकि हमने 2 वोल्टेज लगा दी, पहले तो 1 थी, अब हमने गेट में भी वोल्टेज लगा दी, तो वो कंट्रोल नहीं रहती है ना। तो एनोड धारा नहीं घटती। एससीआर में धारा के प्रवाह को रोकने के लिए अर्थात एससीआर को ऑफ स्थिति में लाने के लिए अब हम क्या करें, तो लेने के लिए एक ही तरीका है कि आरोपित वोल्टेज को लगभग 0 तक घटाया जाए। यहाँ पर जो वोल्टेज है ना हमारी, इसको हम क्या करें, 0 तक घटाया जाए। इस स्थिति में एनोड धारा बहुत कम होती है, तो एनोड धारा जो होती है वो बहुत कम होती है तथा यह धारक धारा होल्डिंग करंट कहलाती है। होल्डिंग मतलब जो होल्ड करवाएगा, है ना, ऑफ करवाएगा। अधिकतम एनोड धारा जिस पर गेट खुला होने पर एससीआर ऑन स्थिति से ऑफ स्थिति में आता है, धारक धारा कहलाती है होल्डिंग करंट, जिसकी वजह से करंट होल्ड पे आ जाएगा, है ना। तो अब निष्कर्ष क्या निकला भाई, आई होप आपको ये समझ में आया हो पूरी, है ना। नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारा एससीआर की संरचना। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाई, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से लिख सकते हैं इसको नोट्स के साथ में, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, इसको आप लिख सकते हैं। तो लास्ट निष्कर्ष देखते हैं। एससीआर की कार्यविधि से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। किसी एससीआर की 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो या उसमें से बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो। इनके बीच में कोई अवस्था नहीं होती है, तो या तो बहुत ज़्यादा होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। इस प्रकार एससीआर एक स्विच की भांति व्यवहार करता है। तो स्विच में क्या होता है, स्विच में ऑन होता है और ऑफ होता है। आप जब पंखा ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो आपने देखा होगा तो ऑन होगा या ऑफ होगा, बीच का तो कोई होता नहीं है ना। तो ये भी स्विच की तरह बिहेव करता है। एससीआर को ऑन करने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि यह है कि गेट को खुला रखकर सप्लाई वोल्टेज को अग्रभंजन वोल्टेज के बराबर रखा जाए। अभी हमने दोनों विधियों के बारे में चर्चा की ना, वही चीज़ है बस ये। एससीआर को ऑफ स्थिति में लाने के लिए, एससीआर को खुला रखने के लिए, अर्थात एससीआर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, सप्लाई वोल्टेज को घटाकर 0 किया जाता है, ठीक है। अब उपयोग क्या होता है, तो उपयोग एक तो भाई हो गया शक्ति नियंत्रण युक्ति के रूप में, एक हो गया नियमित पावर सप्लाई में, एक हो गया स्थैतिक स्विच में, और रिले कंट्रोल में, इन्वर्टर में यूज़ होता है, बैटरी चार्जर में, मोटर तथा हीटर कंट्रोल में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बीएससी 3rd ईयर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने आपको समझाया एससीआर सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी, ये आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।